सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो आप देखते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पर आप मेरे साथ प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में मेहनत कर रहे हैं, यदि संबंधित टॉपिक से प्रश्न बनेंगे तो किस प्रकार के होंगे, उनको आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में बढ़ रही है, इन सभी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। उसी प्रोग्राम को आज फिर हम आपके साथ बढ़ाएंगे। आइए हम बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं रखूंगा, ध्यानपूर्वक उसको देखिए, सुनिए और फिर उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लक्षद्वीप समूह में छोटे बड़े 39 द्वीप हैं टोटल। दूसरा कथन, इसे 1 नवंबर 1973 से पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तीसरा कथन है, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर का है, अर्थात 32 वर्ग किलोमीटर का है। अब प्रश्न क्या है, उपरोक्त कथन या कथनों में से असत्य कथन या कथनों का आपको चयन करना है। तो देखिए फिर से हम कथन आपके सामने रख लेते हैं और इसमें डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कथन सही है कौन से गलत। उसके बाद आपका विकल्प जो भी होगा ढूंढ लिया जाएगा। पहला जो कथन है कि लक्षद्वीप समूह में छोटे बड़े 39 द्वीप हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसको 1 नवंबर 1973 से पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। तीसरा कि कुल इसका जो क्षेत्रफल है वह मात्र और मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का, ये भी सही है। तो हमें क्या करना था कि असत्य कथनों के कूट का चयन करना था। हमें पता चला कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, वह है, हाल ही में एनजीटी ने निम्न में से किस द्वीप पर नारियल के पेड़ों के काटने पर रोक लगा दिया था। ध्यान दीजिएगा, एनजीटी के संदर्भ में है कि किस एनजीटी ने निम्न में से किस द्वीप पर नारियल के पेड़ों को काटने पर रोक लगा दिया था। विकल्प है कौरत्ती, बी विकल्प है मिनिकॉय, तीसरा जो है अमीनी द्वीप, और चौथा जो है वह अगत्ती। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न होगा यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, मतलब ये संबंधित टॉपिक का जो वीडियो था। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी अगत्ती। आपको पता है यहाँ पर नारियल की कृषि होती है, इस पर काफ़ी लोग निर्भर हैं। तो मैंने बताया था कि वहाँ पर रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था नारियल, तो इससे वहाँ के रहने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। तो बात एनजीटी के सामने गई तो एनजीटी ने क्या कर दिया था, रोक लगा दिया गया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि जीपीएस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला विकल्प, इस सिस्टम या तकनीकी का विकास सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1966 में किया गया था। दूसरा, जीपीएस सिस्टम को 9 स्टार कहा जाता है। तीसरा, इस समय वैश्विक जीपीएस सिर्फ 4 देशों के पास है। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यूरोपीय यूनियन को भी हम यहाँ पर एक देश के रूप में कंसीडर करेंगे। चौथा जो विकल्प है कि बीडू नेविगेशन सिस्टम चीन का है। अब देखिए ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक जो है कि असत्य है, उसी का चयन कर लेना है। तो जो पहला विकल्प है यही क्या है, असत्य है। इसमें लिखा गया है कि इस तकनीकी का विकास सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा, यहाँ तक तो ठीक है अमेरिका द्वारा ही किया गया था, लेकिन वह
1966 में नहीं किया गया था, 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था, जबकि यहाँ पर 1966 लिखा है। तो इस तरह से ये गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो जीपीएस सिस्टम का विकास किया गया था वो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था और 1960 में किया गया था। बाद में उसको पब्लिक डोमेन के लिए उपलब्ध करा दिया गया। तो यह जो विकल्प है आपका क्या है, गलत है। दूसरा जो विकल्प है, जीपीएस सिस्टम को 9 स्टार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 9 स्टार का मतलब है नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग। तो नेविगेशन, सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग को ही शॉर्ट में हम 9 स्टार कहते हैं और इसको जीपीएस का ही यह क्या है, एक रूप है। तो इस तरह से बिल्कुल ये सही है, बी विकल्प। तीसरा है कि इस समय वैश्विक लेवल पर जीपीएस सिस्टम सिर्फ 4 देशों के पास है, तो बिल्कुल सही बात है। यूरोपीय यूनियन को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए और चीन को ले लीजिए। हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वो वैश्विक लेवल का नहीं है। चौथा जो है कि बीडू नेविगेशन सिस्टम चीन का है, बिल्कुल सही है। इसी पे तो मैंने पूरा जीपीएस सिस्टम को समझाने का आपको प्रयास किया था, इसी पे वीडियो कवर किया था। तो इस तरह से पहला ही विकल्प क्या है, हमारा गलत है, तो हमें असत्य कथन का ही चयन करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है कि ट्राइलेटरेशन का संबंध निम्न में से किससे है। ट्राइलेटरेशन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैं समझा रहा था टॉपिक तो भी उस समय भी मैंने बताया था कि उसको ध्यान रखिएगा। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है रोबोट, तीसरा है जीपीएस, चौथा है रफाल। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा अगर आपने इसका आंसर ऑप्ट किया है सी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्राइलेटरेशन का संबंध जीपीएस से है। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को कवर करने के लिए, उसकी सही एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो ट्राइलेटरेशन क्या कंडीशन होती है, जब वो कोई व्यक्ति 3 सैटेलाइट्स के घेरे में बीच में आ जाता है, अर्थात उनके एरिया में, सर्कल में आ जाता है। मान लीजिए 3 जो है सैटेलाइट्स के बीच में कोई व्यक्ति आ गया तो तीनों का प्रभाव के केंद्र में आ जाता है, तो इसी को ट्राइलेटरेशन कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने यह जो जीपीएस का वीडियो था उसमें मैंने इसको इमेज के माध्यम से समझाया था। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रियासतों के संदर्भ में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। पहला जो कथन है, आजादी के समय रियासतों की संख्या 562 थी। कथन 2 जो है, जूनागढ़ रियासत के नवाब महावत खान थे। तीसरा, शाहनवाज भुट्टो के दबाव में महावत खान ने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया था। चौथा जो विकल्प है कि जूनागढ़ के भारत में विलय के संदर्भ में बीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब उसमें से क्या करना, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथनों के कूट का आपको चयन करना है। तो पहले कथन चुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद सत्य और सत्य अपने आप डिसाइड आप कर लेंगे। तो एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि आज़ादी के समय जो है कि 562 रियासतों की संख्या, तो ये बिल्कुल सही है। जूनागढ़ के रियासत के जो नवाब थे वह महावत खान थे, मैंने बताया ही था। और यही महावत खान थे जिन्होंने जो है कि जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रभाव में आकर अपने दीवान को चेंज कर दिया गया था और नए दीवान बनाए गए थे शाहनवाज भुट्टो, और इन्हीं के दबाव में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का विलय कर दिया। फिर जब दबाव पड़ा शाहनवाज भुट्टो ने फिर इसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो जूनागढ़ वाला जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था पाकिस्तान के नए मैप वाला, उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको बताया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग देने के लिए जिनको उन्होंने चुना था वो बीपी मेनन थे, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी जो है कि अच्छे तरीके से शाहनवाज भुट्टो को जो है कि डील किया था। तो ये सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। हमें क्या करना है, सभी जो है कि सत्य कथनों का चयन करना है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा, क्योंकि सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। इस कोई भी कथन क्या है, असत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में निम्न में कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। पहला कथन, इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है। दूसरा कथन, इसका प्रयोग धान के खेत में उर्वरक के रूप में खूब किया जाता है। तीसरा कथन, भारत में ऐसे उर्वरक जिसमें 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट हो उसे विस्फोटक की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा कथन, इसके कारण बेरूत में हाल ही में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। अब आपको क्या करना, उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। एक एक करके पहले आप कथनों को देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है या फिर नहीं है। देख लीजिए, इसका
रासायनिक सूत्र NH4NO3 है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग जो है कि उर्वरक के रूप में किया जाता है और धान के खेतों में बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ भी जब 145 केजी एक कार के डिग्गे में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया तो काफ़ी बवाल हुआ था और हमने समझा था कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है कि काफ़ी घातक हो सकता है, जैसा कि अभी बेरूत में हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि यह ऐसा ना हो कि इसको जो है कि खरीद बिक्री उर्वरक के रूप में की जाए, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकतर जो है कि उर्वरक में ही होता है। इसलिए हमने कह दिया कि ऐसे उर्वरक जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन जो है कि 45% से अधिक होगा, वह हमारे लिए क्या होगा, विस्फोटक श्रेणी में होगा। तो इस तरह से चारों कथन सत्य हैं, हमें चुनना था सत्य कथन, कोई भी असत्य कथन नहीं है। आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न जो बहुत छोटा सा है, और प्रश्न भी छोटा है और उसके शब्द भी छोटे हैं। लिटिल बॉय क्या था, आपको पता होगा लिटिल बॉय जो है कि तो यह एक प्लूटोनियम बम था। दूसरा विकल्प है यह एक यूरेनियम बम था। तीसरा है एक हाइड्रोजन बम था। चौथा है ये एक सैटेलाइट था। अब आप बताइए कि आखिर ये क्या था। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो यह आपका यह एक यूरेनियम बम था। यूरेनियम बम था और इसका प्रयोग आपको पता है, मैंने जब हिरोशिमा और नागासाकी की स्टोरी कवर की थी तो मैंने आपको बताया था कि यह वही बम है जिसका प्रयोग हिरोशिमा पर किया गया था और जिसने जो है कि परमाणु बम के खतरे का पहला जो है वो घटना हुई थी और उसके बाद से पूरे विश्व में परमाणु हथियारों की होड़ लग गई और जापान तो पूरी से टूट ही गया था। फिर मैंने बताया था इसके बाद एक और बम का प्रयोग नागासाकी पे किया गया था, वो फैटमैन था। तो यह देखिए, यह जो आपका लिटिल बॉय था यह यूरेनियम बम था, जो फैटमैन था वह क्या था, प्लूटोनियम था। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है कि जापान के 4 बड़े द्वीप होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू इसके कितने प्रतिशत भाग को कवर करते हैं, आपको बताना है। मैंने ही आपको एग्जैक्ट लाइन लिख के बताया था, मुझे याद है। विकल्प हैं आपके पास, पहला 86%, बी है 87%, सी है 97%, डी है 98%। आई होप आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर आंसर आपका सही है अर्थात 97%, तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जापान द्वीपीय देश है, लेकिन उसके जो है कि 97% भाग पर जो अधिकार है और मात्र 4 बड़े द्वीपों का है। तो यही क्या था आपका सही आंसर, 97%। अगला प्रश्न जो है कि वो सीएजी के संदर्भ में है। सीएजी निम्न में से किस किस के खर्चों की ऑडिट करता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला है केंद्र सरकार के विभाग, दूसरा है पीएसयू, अब आपको पता होगा पीएसयू क्या होता है। तीसरा है सार्वजनिक खाते का, चौथा है आकस्मिक निधि, पांचवा है सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी की परियोजनाओं की। अब आपको बताना है कि किन की करता है, तो सही कूट का चयन करना है। तो आप देख लीजिए किन का चयन करता है, फिर विकल्प ढूंढ लिया जाएगा। तो अगर आपने सभी डिसाइड कर लिया तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग और इनके द्वारा वित्त पोषित जो पीएसयू है अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका भी सार्वजनिक खाते का करता है, आकस्मिक खाते का भी करता है। और जो बड़ी ट्रिपल पी की परियोजनाएं होती हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत की जाती हैं, उनका भी है जो है कि क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। तो सही विकल्प जो है कि क्या है, सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपकी स्क्रीन पर वो है, सीएजी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन, ब्रिटिश भारत में इसका विकास सबसे पहले 1866 में हुआ था। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तीसरा है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे। चौथा विकल्प है डी अर्थात 11वें वित्त जो है कि कैग अर्थात जो है कि आप सीएजी विनोद राय थे, आपको बताना है। अब आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो अगर देखें इसमें से तो जो पहला कथन है ये क्या है, गलत है। इसमें लिखा है कि ब्रिटिश भारत में इसका विकास सबसे पहले 1866 में नहीं हुआ था। आपको पता है 1857 में विद्रोह हुआ, उसके बाद जो 1858 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो है कि सरकार क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ से ये चीज़ें ले लेती है और उसके बाद इसका विकास किया जाता है। और पहला जो चरण आता है वो 1860 का आता है। तो पहला ही विकल्प क्या है, गलत है। बाकी भारत सरकार 19 का जो अधिनियम था
1919 के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, सरकार से इसको मुक्त किया गया। ये बिल्कुल सही है। और भारत के जो प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, भी सही है। और 11वें वित्त आयोग जो है कि विनोद राय थे। मैंने इनका जिक्र करते हुए आपको बताया था कि जो 2G स्कैम आया था, बाकी सब चीज़ें आई थी, उनमें इन्हीं का नाम था। तो कुल मिलाकर सभी विकल्प सही हैं सिवाय ए को छोड़कर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। इस प्रावधान का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? अब देखिए, किसी अनुच्छेद के विषय में पूछ लिया गया है जो कि चर्चा में बना हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देख लीजिए, आपके पास विकल्प हैं 148, 149, 151, 152। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो यह जो अनुच्छेद है, इसका जो संबंध है कि आखिर किससे है, आप बताइए। देखिए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है वह है सी 151, अर्थात इसका यह जो पूरा कहा गया है वो कहा गया है अनुच्छेद 151 के। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। कैग के कार्यकाल की अवधि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक है? पहला विकल्प भारत, दूसरा विकल्प अमेरिका, तीसरा विकल्प यूके, चौथा विकल्प श्रीलंका। आई होप आपने इसको डिसाइड कर लिया होगा। तो अगर आपका आंसर है अमेरिका बी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इनका कार्यकाल होता है कैग का 15 वर्ष होता है, यूके में 10 वर्ष होता है, भारत में 6 वर्ष होता है, श्रीलंका में भी कम होता है। तो इस तरह से आपका जो बी विकल्प है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है, अर्थात सबसे ज़्यादा कार्यकाल यहीं पर होता है। तो और अगर कम करने को पूछा जाता तो आपका आंसर अलग हो जाता। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का मामला जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र में गया, तब संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से कौन सा कथन नहीं कहा था? ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन नहीं कहा था। पहला, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दोनों देशों से बात करें। बी, तुरंत जनमत संग्रह कराया जाए। सी, एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाए जो जांच करेगा। डी, दोनों देश हालात को नियंत्रित करें। अब आप इसमें से बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा जनमत संग्रह वाला जब मैंने वीडियो कवर किया था, तो इसमें जो बी विकल्प है वो क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया था तुरंत जनमत संग्रह कराया जाए। भारत ने पहले कह दिया था कि हम जनमत संग्रह के लिए तैयार हैं, आप कराइए, लेकिन इसके साथ पहले ये करना होगा कि जो पाकिस्तान की फौज जम्मू कश्मीर में कबायली जो है कि भेष में प्रवेश करेगी उसको वापस करिए। तो इस तरह से क्या किया गया था कि पहले वहां से पाकिस्तानी फौज को वापस होना था, तब जनमत संग्रह होता, और यह हुआ नहीं, इसलिए तुरंत जनमत संग्रह हो भी नहीं पाया। तो बी विकल्प क्या है, यह आपका इसमें से कथन जो है कि क्या है, गलत है। तो उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैठक में यह बात कही गई कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा? अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि वो कोई बैठक थी जिसमें यह कह दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र को भी हम शामिल करते हुए सभी देशों से ये कह रहे हैं कि कोई भी मध्यस्थता नहीं होगी, जो भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होगी, कोई भी संगठन कोई देश इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है वह शिमला समझौता, दिल्ली बैठक, जम्मू समझौता, इन सभी में कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है, इस्तांबुल कन्वेंशन का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए। नाभिकीय हथियार, पानी के जहाज़ों का सुचारू रूप से संचालन, सी रासायनिक पदार्थों का व्यापार, डी महिला हिंसा। तो अब आपने डिसाइड कर लिया होगा, अभी बहुत चर्चा में था, तो यह था महिला हिंसा से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं पर जो हिंसा होती है और उस हिंसा को मैंने डिफाइन भी किया था, तो उसमें हिंसा को रोकने के लिए ही क्या हुआ था, समझौता हुआ था, इस्तांबुल कन्वेंशन। और यह इस वजह से चर्चा आया था कि कुछ देश इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे और इस समय महिलाओं के साथ हिंसा भी ज़्यादा हो रही थी। और मैंने आपको एक चीज़ वो ये बताया था कि चैलेंज एक्सेप्टेड जो मूवमेंट चला था उसी से इसका क्या था, संबंध था। तो महिला हिंसा यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर, इस्तांबुल कन्वेंशन से किन 2 देशों ने बाहर होने की घोषणा की है? तो पहला विकल्प है तुर्की और पोलैंड, दूसरा विकल्प है पोलैंड और क्रोएशिया, तीसरा है रोमानिया और जॉर्जिया, और डी है रूस और कजाकिस्तान।
तो अब आपको बताना है इनमें से कोई ऐसा एक समूह है जिन्होंने घोषणा की थी कि वह इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो जाएंगे, अर्थात महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा ये विकल्प तुर्की और पोलैंड, तो इन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी। और मैंने बताया भी था कि यह ऐसी कंडीशन है, चूंकि इस्तांबुल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, तुर्की में हुआ था। यही कह रहे हैं कि हम वापस अब जो है कि इससे हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं, तो ये इसलिए काफ़ी चर्चा में आया था। तो इस तरह से यह आपका प्रश्न था। अब एक प्रश्न थोड़ा सा मुख्य परीक्षा का मैं देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा। और ये प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को समझाते हुए यह बताइए कि क्या इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है और इस मुद्दे पर भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न होगा। जो मैंने टॉपिक इस पर कवर किया था कि चीन के माध्यम से यूनाइटेड नेशन में कैसे बातें उठ रही हैं, तो उसके माध्यम से। तो अगर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूं, मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, अगला जो हमारा सप्ताह होगा उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। फिर भी मैं इसको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति का मतलब ये है कि वो हमारा राज्य है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, उसमें अनुच्छेद 370 में जो हमने परिवर्तन किया गया, उसके बाद उसका स्टेटस क्या है इसको आप बताएं। साथ ही साथ लद्दाख जो है कि उससे अलग हो गया है, इसको थोड़ा सा आप बताने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो इसका की पॉइंट है वो संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर, तो आप कहिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में पहले भारत की तरफ से ही मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन उस समय कोई जो है कि त्वरित एक्शन ना लिए जाने के कारण फिर भारत ने जो है कि इस मुद्दे को भारत और जो है कि पाकिस्तान के बीच में ही सुलह करने के लिए शिमला समझौता किया, और उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा नहीं उठा। लेकिन हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 3 बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें विफल रहा है। तो इस तरह से कहिएगा कि इसमें चीन ने अपनी तरफ से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन हस्तक्षेप पूरा वह कर नहीं पाया, क्योंकि सभी संयुक्त राष्ट्र के देशों का जो सहयोग है या जो उनकी भावना है वो भारत के साथ है। फिर अगला की पॉइंट है कि क्या भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये साफ कहिएगा कि भारत जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 में जब परिवर्तन किया उसको लेकर किसी भी जो है कि चीन के अलावा किसी महाशक्ति ने हमसे ये नहीं कहा कि हमने गलत किया है, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है और ये हमारा अधिकार है। तो जिस डायरेक्शन में भारत की विदेश नीति बढ़ रही है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें जो है कि यह प्रयास करना है कि चीन को काउंटर किया जाए, क्योंकि चीन बार बार जो है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठा रहा है। तो हम हांगकांग के मुद्दे को, उइगर समुदाय के मुद्दे को उठाकर चीन को काउंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत कर यहाँ पर जो है कि जम्मू कश्मीर पर उठने वाले बातचीत को आसानी से जो है कि हैंडल कर सकते हैं। आई होप बस मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रीफ किया है, आप जो है कि अच्छा सा आंसर लिखिएगा, फिर मैं अगले हफ्ता इसका आंसर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।